Hello students, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to continue your chapter number 13, which mostly will cover almost your entire chapter. It will be the last session of this. So which I will include first of all infectious diseases, then we will be going through antibiotics, then means of spread, then organ specific and tissue specific manifestations. Then we will be going through general effects of infectious diseases. Last but not the least is principles of treatment. Now, let us begin with infectious diseases. So what do you mean by infectious diseases? We have already seen that infectious diseases are caused by some biological agents, that is like pathogens जिनको बोलते हैं हम लोग, like बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गई, fungi, and single celled animals like protozoans. Okay, this can rapidly spread from one person to another by various means such as water, air, food, insects, or even by physical contact. Some infectious disease that develop and spread rapidly to many people are called epidemic diseases. जैसे कि ये एक एपिडेमिक डिजीज इसको बोलते हैं कि एक स्टेट या एक कंट्री या एक पर्टिकुलर रीजन में हो, उसको एपिडेमिक डिजीजेस बोलते हैं, स्प्रेड बाय ऑल दिस पैथोजन्स लाइक प्रोटोजोन्स, फंगाई, वायरसेस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. बट वही चीज जब इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे अगर स्प्रेड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंडेमिक. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेंडेमिक. जैसे कि कोविड-19 इज अ पेंडेमिक. ओके, जो वर्ल्ड लेवल पे हर एक के साथ, हर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है कि जहां पे ये पेंडेमिक नहीं हुआ है. सो उसको इसीलिए पेंडेमिक बोला जाता है. नाउ इन्फेक्शियस एजेंट्स. तो इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से हैं? तो यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं या तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इन्फेक्शन. बराबर है. तो इन्फेक्शियस एजेंट्स इनको बोलेंगे जो यूनिसेल्यूलर होंगे या मल्टीसेल्यूलर होंगे, लेकिन जिनकी वजह से डिजीज स्प्रेड होती हो, तो उसको इन्फेक्शियस एजेंट्स बोलते हैं. दिस डिजीज causing organisms are also known as pathogens and they are classified into a wide range of categories जैसे कि viruses, bacteria, fungi, protozoans, etc. Now I will like to tell you something कि viruses से कौन सी बीमारियां फैलती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, फंगाई से कैसे होता है, प्रोटोजोन से कौन सी होती है. तो बैक्टीरिया की अगर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू बैक्टीरिया. तो टाइप ऑफ पैथोजन है वो बैक्टीरिया, और उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से होगा कि वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और उसमें डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, बैक्टीरिया and single celled organisms without a well defined nucleus, and they can spread diseases like typhoid fever, cholera, anthrax, ट्यूबरक्लोसिस, टिटेनस, न्यूमोनिया एंड सिफिलिस. ये सारी जो बीमारी जो मैंने बताई है, टाइफॉइड, फीवर, कोलेरा, एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टिटेनस, न्यूमोनिया एंड सिफिलिस, तो ये सारी जो बीमारी है वो स्प्रेड होती है बैक्टीरिया से. नाउ कमिंग टू वायरसेस. तो वायरसेस क्या है? नॉन लिविंग पार्टिकल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय टेकिंग ओवर लिविंग सेल मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, उसको बोलते हैं वायरसेस. ठीक है, ऐसे सेल्स डेवलप होना किसी के बॉडी में. अगर आप लोग न्यूज वगैरह पढ़ते हो तो एक ऐसा सुनने में आया है कि कोरोना का नया स्ट्रेन आया है इन द ब्रिटिश मतलब यूके वगैरह में. तो वो स्ट्रेन क्या है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसे नॉन लिविंग पार्टिकल से हैं, वो रिप्रोड्यूस होते हैं जो ऑलरेडी अफेक्टेड बॉडीज होती हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्लो होती है बाय टेकिंग ओवर लिविंग मशीनरीज ऑफ होस्ट सेल्स. और फिर आप सबको पता है कौन सी बीमारी इससे फैल सकती है वायरसेस से. तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर, फ्लू, functional disorders like measles, AIDS,
चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। तो ये सारी जो डिजीजेस है वो वायरस से फैलती हैं। देन फंगाई, फंगाई एक्चुअली आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, एक दो दिन के लिए आप लोग अपने घर पे बासी रोटी रखो और उसको कवर कर दो, देन रोटी को ओपन करोगे तो व्हाइटिश चीज देखने को मिलती है, दैट इज नथिंग बट फंगाई। Simple organisms including mushrooms and yeast that grow as single cells or thread like filaments, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंगाई। तो कौन सी बीमारी फंगाई से फैलती है? वन इज रिंगवर्म एंड एथलेट्स फुट। ये सारी जो बीमारी है वो किससे फैलेगी? ये होगा फंगाई से। एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट, प्रोटोजोन्स, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है विथ अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट, विथ अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट। जैसे कि कौन सी बीमारी ये लोग फैलाते हैं? मलेरिया, काला अजर, एम्ब्रियोसिस एंड स्लीपिंग सिकनेस, ये होता है प्रोटोजोन से। एंड लास्टली वर्म्स, वर्म्स अगर आप लोग देखोगे तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मोस्टली पैरासिटिक, और वो फैलाते हैं एस्केरेसिस, फिलारिसिस एंड सिस्टोक्रेसिस। ओके, ये सारी बीमारी है, ये हमारे टाइप्स ऑफ जो बोलते हैं वायरसेस और यू कैन से इन्फेक्शियस एजेंट्स, ये सारी चीजें फैलाते हैं। ओके, मूविंग अहेड, नाउ आई एम गोइंग थ्रू एंटीबायोटिक्स। ये सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। ये देखो, सार्स इज नथिंग बट योर कोविड पार्ट 1, ठीक है, वायरस है। देख लो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी देखने को मिलेंगे, दिस आर वर्म्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। नाउ एंटीबायोटिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक्स? सो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं प्रोड्यूस मेनली बाय ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई, which at low concentration have the ability to inhibit the growth of other microorganisms. They commonly block biochemical pathways important for बैक्टीरिया, दैट इज पेनिसिलिन। आप लोग देखना जनरली जब भी कुछ बीमारी होती है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करेंगे कि वेदर इट इज a bacterial disease और a viral disease, एंड उस हिसाब से फिर वो ग्रो ना हो, बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन या वायरसेस ग्रो ना हो, इसके लिए वो एक मेडिसिन देते हैं जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन। ओके, तो नाउ यू माइट बी getting what I have teach you. The antibiotic penicillin blocks the bacterial process of building cell wall, which is mean of protection for bacteria. तो ये penicillin is always good for health, क्योंकि वो करेगा क्या, वो आप लोगों को बैक्टीरिया स्प्रेड करने से रोकता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। ड्यू टू दिस ब्लॉकेज बैक्टीरिया बिकम्स अनएबल टू मेक द सेल वॉल एंड डाई इजीली, और फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। Moving ahead, many antibiotics can work against many species of bacteria rather than simply working against one. तो बैक्टीरिया के भी बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज होते हैं, तो हर एक बार ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया पे वर्क करे, स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया पे वो वर्क करता है। मूविंग अहेड, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। ये खास ध्यान रखना, ठीक है। आपको कोई वायरल इन्फेक्शन देते हैं, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं तो दे वॉन्ट डाई, ठीक है। वायरसेस ऐसा है कि वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होते हैं, बॉडी में जाके वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस बिकॉज वायरसेस डू नॉट यूज द सेम पाथवे एज दैट ऑफ बैक्टीरिया. Viruses have few biochemical mechanisms of their own. They enter the cell and use the host, जैसे मैंने बताया, infected organism machinery for their life process. वो उसी ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करेंगे, ठीक है, और फिर वहां से वो लोग मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करते हैं. This is why viral diseases cannot be treated by antibiotics. ठीक है. Next, viral infections can be overpowered only by developing immunity against them by the body. जैसे मैंने बताया, जैसे ये कोविड, अभी तक उसकी कोई
स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं आई है, या कोविड ऐसी चीज है, हो सकता है तो सबको हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इवन यू आर इन कांटेक्ट ऑफ देम। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है। जितनी आपकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो वायरसेस उतना आपको कम अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इंटरफेरॉन्स जिनको बोलते हैं एंटीवायरल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स एक्सपोज्ड टू एक्शन ऑफ द वायरस टू प्रोटेक्ट द नियरबाई cells from infections. Further, antibiotics cannot solve all the problems of bacteria-mediated disease due to the development of mutant strains resistance to the antibiotics. हर एक चीज एंटीबायोटिक से बैक्टीरियल डिजीजेस सॉल्व हो जाए, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि नहीं ही हो सकती है या हो भी सकती है। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया ऐसे भी हैं कि आज तक उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का काम वर्क होता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है। ठीक है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्रॉनिक डिजीज है, तो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। तो ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जो है ना, उसपे आप लोग एंटीबायोटिक्स रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, लेकिन अभी भी वो खत्म नहीं होता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स कुछ बीमारियों पे काम नहीं भी कर सकता है। नाउ मूविंग अहेड, वी आर गोइंग टू सी मीन्स ऑफ स्प्रेड। किस तरह से ये बीमारी जो है वो फैलती है। ठीक है, तो infectious disease can be spread from an infected person to a healthy person by various ways, and therefore are called communicable diseases. Diseases spread through various modes like air, water, sexual contact, vectors, etc. देखो, एयरबोर्न डिजीज बोलते हैं जिनको, जो एयर से फैलाती है ना, उसको एयरबोर्न डिजीज बोलते हैं। जो पानी से फैलती है बीमारियां, उसको वाटरबोर्न डिजीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एड्स हो गया, सेक्सुअल कांटेक्ट कर लिया आप लोगों ने, विदाउट प्रोटेक्शन अगर आप लोग सेक्स करते हो, ठीक है, तो विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स करने से आप लोगों की इम्यूनिटी या वायरस में हो गए, ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीजेस बोलते हैं। एंड देन लास्टली बट नॉट लीस्ट, स्प्रेड डिजीजेस थ्रू वेक्टर्स। ये वेक्टर्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वी विल गो एयरबोर्न डिजीजेस। तो एयरबोर्न डिजीजेस ऐसी है, पॉजिटिव माइक्रोब्स ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर। लिटिल ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन ऑन स्नीजिंग और कफिंग। देखो, ये कोविड भी वन काइंड ऑफ एयरबोर्न डिजीज आप लोग बोल सकते हो, वन काइंड ऑफ। हाँ, ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि ये एयरबोर्न डिजीज है। हाँ, लेकिन आप लोग 6 फीट के अंदर की दूरी में हो, ठीक है, और आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो और ऐसे ही अच्छी जोर से विदाउट यूजिंग योर हैंड्स ऑन योर नोज और माउथ, तो ये जो बीमारी है वो एयर से ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वो स्लोली 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 ड्रॉपलेट्स एयर से जाके एक के नाक से निकली हुई चीज या मुंह से निकली हुई चीज दूसरे के मुंह या नाक तक पहुंचती है, तो उसको एयरबोर्न डिजीजेस बोलते हैं। These droplets can be breathed in by someone standing close, and the microbes gets a chance to start a new infection. Example, airborne diseases are common cold, cough, pneumonia, and tuberculosis. Air transmitted diseases are easy to catch if we are closer to the infected person. In the closed areas, the droplet nuclei recirculate and pose for a risk for everyone. एक छोटे से रूम में आप लोग 5-10 लोग बैठे हो, ठीक है, एक को बीमारी है और वो जोर से स्नीज करता है या कफ निकालता है या उसको थोड़ी सर्दी आती है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो आसपास फैलाने के चांसेस है, और ऑल दोस 10 पीपल्स कैन गेट इन्फेक्टेड। Thus, overcrowded and poorly ventilated housing is therefore a major factor in spreading airborne diseases. ठीक है, तो ये मेजर फैक्टर है एयरबोर्न डिजीजेस के। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, सेकंड इज योर वाटरबोर्न डिजीजेस। ठीक है, वाटरबोर्न डिजीजेस जो पानी से फैलती है, जनरली कॉलेरा और जॉन्डिस जैसी जो बीमारी है, ठीक है, उसको
हम लोग एज अ वाटरबोर्न डिजीज क्लासिफाई कर सकते हैं। एक अगर एक ऐसी बात है, ऐसा समझो कोई कोलेरा इन्फेक्टेड पर्सन है, टॉयलेट जाता है, टॉयलेट यूज करता है और वहाँ पे लेट्स से वो जेट सिस्टम नहीं है, हाथ से अगर आप लोगों को धोना पड़ जाए, ठीक है, तो क्या करेगा, वो नल के ऊपर लग जाता है उसका जो भी है वो, ठीक है, और फिर आप लोग जाते हो, आप वही चीज यूज करते हो और बाई चांस आपका हाथ मुंह पे लग जाता है, तो वहां से बीमारियां स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं वाटरबोर्न डिजीजेस। So in such disease, microbes spread through water. If the excreta, जैसे मैंने बोला, toilet, from someone suffering from infectious gut disease such as cholera or amniosis get mixed with drinking water used by people living by, it results in waterborne disease. Such diseases are much more likely to spread in absence of safe supply of drinking water. Example: cholera causing microbes enter new hosts through the water they drink and cause disease in them as well. और ये cholera जो है वो बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है and not at, ये खास ध्यान रखना, not with viruses. Then third is your sexually transmitted diseases. Sexually transmitted disease which happens without प्रोटेक्शन, अगर आप लोग सेक्स करते हो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, एसटीडीज। These are microbial diseases that can be transmitted by sexual contact from one partner to other. However, sexual transmission diseases do not spread by casual physical contacts like hugs, handshakes, sports such as wrestling, or by any other way in which we touch each other socially. ठीक है, तो हग करने से या किस करने से या हैंडशेक करने से एसटीडीज जो है, मतलब हम लोग जिसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वो स्प्रेड नहीं होता है। सिफिलिस एंड एड्स आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एड्स जो है, एड्स उसका फुल फॉर्म है आप लोगों का, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो एड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट या व्हाट वी से बहुत ही जानलेवा बीमारी है वो, और उसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम उसको बोलते हैं एड्स, ठीक है, और वो फैलाता है बाय वायरस नेम HIV। क्या वायरस है? HIV इज द वायरस, ओके, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसको बोलते हैं HIV। And last but not the least, spreads of disease through vectors। अब vectors किसको बोलते हैं ये खास ध्यान रखना। वेक्टर्स में आ जाते हैं आपके मस्कीटोज, फ्लाइज, बराबर, ये सारी चीज जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर्स। Many animals which live around us in the environment can transmit disease, that is germs, from sick person to a healthy person. So these animals acts as an intermediate and are known as vectors। जैसे कि मस्कीटोज, मस्कीटोज क्या है, मलेरिया फैलाने में बहुत ज्यादा काम करते हैं, और वो भी कौन सी, फीमेल एनिफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनिफिलिस मॉस्किटो, वो जो है वो मलेरिया फैलाने में बहुत ज्यादा काम करती है। एंड एडीईस, AEDES वो भी फीमेल है और वो येलो फीवर या डेंगू ला सकता है। देन फ्लाइज, फ्लाइज किस तरह से बीमारी फैला सकती है? जस्ट अज्यूम यू आर ऑन अ रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये मैं कॉमन अपने अगर लाइव सेशन में बात करते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती, ठीक है। क्या होता है, आप ऐसा अज्यूम करो कि एक रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो, वो रेलवे स्टेशन पे आप लोग देख ही सकते हो कि अपने इंडियन रेलवे स्टेशन पे जनरली जो रेलवे ट्रैक होता है वहाँ पे क्या होता है, जनरली आप लोगों को पॉटी वगैरह देखने को मिलती है, वहाँ पे मक्खी बैठती है और फिर वही मक्खी
ऐसा अज्यूम करना। और आप लोगों ने रेलवे स्टेशन से कुछ खाना खरीद लिया, लेट्स से चिप्स हो गया, आप लोगों का कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम हो गया, तो वो 40 पे आता है, 40 से बैठ के आपके आइसक्रीम पे या आपकी चिप्स पे बैठता है, और वही चिप्स और वही चीज आप लोग खा लेते हो। तो ये हो गया विथ वेक्टर्स कैसे वह बीमारियां फैलती है। फ्लाइज सच एज हाउस फ्लाई, वो कौन सी बीमारियां फैला सकती है? टाइफॉइड, कोलेरा, देन काला अजहर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, so that's the end of your means of spread. Now we will be moving ahead. Organ specific and tissue specific मैनिफेस्टेशन। ऑर्गन स्पेसिफिक कौन से वायरसेस कौन से ऑर्गन को वो करेंगे, या कौन से अपना जो टिश्यू को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, so organ specific and tissue specific manifestations. Our body is very large as compared to the microbes, so they can reach several places in our body through various routes and particular tissues or organs. The selection for site of microbes home is related to their point of entry. Example: if they enter from air through nose, they are likely to reach lungs, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, न्यूमोनिया हो गया, कोविड-19 हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ ट्यूबरक्लोसिस causing bacterium enters the body. If they enter through mouth, they can stay in the gut lining like typhoid causing bacteria, or they may go to the liver like jaundice causing viruses. तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई ट्यूबरक्लोसिस कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? तो यू कैन से दैट इट विल डायरेक्टली अटैक लंग्स। या टाइफॉइड कहाँ पे अफेक्ट करेगा? तो गट लाइनिंग पे। और जॉन्डिस कहाँ पे अफेक्ट करता है? तो वो आप लोग बोल सकते हो कि लीवर पे अटैक कर सकता है। बराबर है। देन if they enter through sexual contact, they spread to lymph node all over the body like HIV, human immunodeficiency virus। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्स से ही फैलता है। आप लोग ऐसा समझो कि किसी को एड्स है ऑलरेडी, और वो दाढ़ी करवाने कहीं पे जाता है बाहर, और कोई भी बार्बर शॉप पे, और बार्बर शॉप पे उसका ब्लेड बार्बर जो यूज करता है, वहां से खून निकला, और बाई चांस बार्बर ने गलती से वो ब्लेड चेंज नहीं किया, और वही चीज दूसरे के ऊपर लगा दिया, और दूसरे का भी खून निकल गया। ठीक है, तो देन ऑल्सो ये एड्स फैलाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ दे एंटर थ्रू मॉस्किटो बाइट्स, देन दे मे एंटर द लीवर एंड देन टू रेड ब्लड corpuscles, or you can say red blood cells like malaria causing microbes, or they may reach to brain like Japanese virus that cause brain fever। ठीक है, और ब्रेन फीवर भी हो सकता है। Moving, thus the signs and symptoms of disease well depend upon the tissue or organ targeted. If the target is lungs, then symptoms will be cough or breathlessness. Then if the target is liver, तो वो jaundice होने के chances है। And if the target is brain, then headache, vomiting, fits or unconsciousness may occurs। Now fits आपको पता होगा, मुंह से है ना ऐसा वो फीड फीड निकलता है, और फिर बेभान जैसे हो जाते हैं, उसको फिट्स बोलते हैं। ठीक है, इट मे टारगेट अगेन योर ब्रेन, द हेडेक्स, वॉमिटिंग, फिट्स एंड अनकॉन्शियसनेस होता है। और ये देखो, ये कॉमन चीज है जहां से क्या है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, बाय एयर सीधा दूसरे में जा सकता है, हैंडशेक किया, डायरेक्ट कांटेक्ट, किस विस कर ली तो हो सकता है, फूड से भी, पानी पिया, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट हुआ, मॉस्किटो ने उसका खून चूसा, फिर आपका खून चूस लिया, हो सकता है। रेबिड एनिमल, कुत्ते काटने से रेबिस हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज आप लोगों को बीमार कर सकती है। नाउ जनरल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, लेकिन उसके पहले
मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इम्यून सिस्टम sorry, in addition to those organ specific and tissue specific effects of infectious disease, there are other common effects too which depends on body's immune system. अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सही से चल रही है, अगर आपकी इम्यून सिस्टम इज गुड, नो वायरस नो बैक्टीरिया कैन अफेक्ट, अगर आ भी गए तो भी वो इजीली मर जा सकते हैं, ठीक है। बट आपकी इम्यून सिस्टम अगर वीक है, देन वो आप लोगों को मार भी सकते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, इम्यून सिस्टम, जो जैसे मैंने बताया, जनरल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शंस डिजीज, द इम्यून सिस्टम इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ because it is the defense system that protects body against various types of microbes and also keeps the body safe by killing infectious microbes. It consists of, ये खास ध्यान रखें, it consists of B lymphocytes and T lymphocytes. B cells produce antibodies against pathogens or the toxins to kill them. तो आपकी अगर बॉडी इम्यून सिस्टम एकदम परफेक्ट है तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट, जो ये बाहर से आने वाले पैथोजन्स को इजीली क्लीन कर सके या टॉक्सिन्स, यूरिन के फॉर्म में, टॉक्सिन्स के फॉर्म में वो निकाल सकता है। Moving ahead, when infectious microbes enter the body, the immune systems get activated in response to infection. An active system, immune system, recruits many cells to affected area and kill off the disease causing microbes. तो आपके बॉडी में अगर बाई चांस कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, कोई भी चीज अंदर चली जाती है, तो अंदर से आपकी इम्यून सिस्टम ऐसे आर्मी खड़ी कर देती है, ठीक है। आर्मी ऐसे अलग अलग सेल डेवलप करने स्टार्ट कर देती है, ताकि जो है आपके बॉडी में जो घुसा हुआ वायरस है या बैक्टीरिया है या वो है, उसको वो आर्मी किल कर सकती है, ठीक है, लाइक दैट। This recruitment process is called inflammation, ठीक है। Due to this process there may be a local effects like swelling, पेन एंड जनरल इफेक्ट्स लाइक फीवर। वो थोड़ा बहुत रहता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जानलेवा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, समटाइम्स एलर्जी, जैसे कि किसी को खुजली हो गई, वो खुजली वाले को आपने टच कर दिया तो आपको भी खुजली होने लगती है, तो वो एलर्जी है। सब्सटेंसेस कॉजेज ड्यू टू द बॉडीज डिफेंस सिस्टम to overreact may also occur in response to allergens, ठीक है। किसी किसी को ऐसा होता है, देखना, जैसे मेरी खुद की बात करूं, अगर होली का कलर पूरा प्रॉपर कलर मेरे बॉडी पे आ जाता है तो मुझे अचानक से खुजली खुजली होने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन कब वो सिर्फ मुझे इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो उसको एलर्जेटिक बोल सकते हैं। when infectious might sorry sometimes in case such as HIV infection, the tissue specifically of the infection leads to general streaming effects. The AIDS virus leads the immune system and damages its function by causing reduction in the number of helper T lymphocytes, due to which the body will not be able to fight with even minor infections like cold, and this may lead to death. लेकिन अगर ऐसे भी वायरसेस है, डेंजरस वायरसेस HIV के, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो लेकिन वो वायरस ऐसी इम्यून सिस्टम पे लात मारेगा जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स, तो फिर वो टी लिम्फोसाइट्स धीरे धीरे वीक करने लगेंगे, तो आर्मी वीक हो जाती है, और आर्मी वीक अगर हो जाती है तो वो फाइट नहीं कर सकते। तो इवन छोटी से छोटी बीमारियां हो, जैसे कि कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फिर भी वो बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। The severity of disease manifestation indirectly depend on the number of microbes in the body. If the number of microbes is very small, disease manifestation may be minor or unnoticed. आपके अंदर बॉडी में माइक्रोब्स लार्ज स्केल में घुस जाते हैं या स्मॉल स्केल में अगर घुसते हैं तो आपको पता तक नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन अगर वो लार्ज स्केल में चले जाते हैं देन इट विल बी अ डेंजर, ठीक है। बट इफ द नंबर्स ऑफ माइक्रोब्स इज लार्ज, नंबर्स कैन बी सो इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब वो आपको मार भी सकता है। The importance of immune system can thus be well understood from the fact that it is the major factor that determines the number of microbes surviving in the body, ठीक है। Moving ahead, the last and the most important topic, principles of treatment and principles of prevention. This is really very important.
सो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन वी गेट एन इन्फेक्शियस डिजीज, our doctor may prescribe different medicines that work differently for a treatment. जैसे कि पहले तो to reduce the effects of the disease by providing a particular treatment so that the symptoms can be reduced, but the treatment cannot kill the microbes. Example: depending on the symptoms, we can take medicines that bring down fever, reduce pain, or lose motions, or take complete rest to conserve energy, but it will not kill the kill the disease causing microorganism. Therefore, disease would not be cured completely. पहली बार अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सिर्फ वो सिम्टम को कम करने वाली बीमारियां देगा. ऐसा नहीं है कि अंदर के जो वायरसेस है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कंप्लीट मर जाएंगे. ठीक है, तो उसको मारने के लिए फिर दूसरा डोज भी लेना पड़ता है. तो ये पहला चीज होता है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, एंड दूसरा जो डोज होता है टू किल द कॉज ऑफ दैट डिजीज. तो पहले डोज में सिर्फ सिम्टम्स खत्म होंगे और दूसरे डोज में आपके माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे. Taking medicine that kills microbes is the best way for complete recovery from a particular disease. It is essential that medicine specific to disease causing microbe is taken. For example, treatment of bacterial disease can be solved by antibiotics, and treatment of viral diseases can be sorted by taking different vaccinations. The antibiotics can be taken by the patient that blocks essential biochemical pathways of bacteria without affecting our own. Similarly, there are drugs that can kill protozoans such as malarial parasite. It is harder to make antiviral medicines because viruses have very few biochemical mechanisms of their own. They enter our cells and our machineries for completing their life process. This means that there are relatively few virus-specific targets to aim at. However, effective antiviral drugs like the drugs that keeps HIV infection under control are now अवेलेबल. ठीक है, लेकिन इतना चीज खास ध्यान रखने का कि वायरल सिम्टम्स आपको कम होने चाहिए एज कंपेयर टू बैक्टीरियल, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, एंटीवायरल बहुत कम है क्योंकि वायरसेस स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करते हैं एंड वो वायरसेस फिर आपकी इम्यून सिस्टम को भी खत्म कर सकते हैं. ओके बच्चों, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. सो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं? ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट इन साइंस, वी हैव एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिसिन्स टू क्योर मैनी डिजीजेस, बट देयर आर वेरी फ्यू लिमिटेशंस दैट आर नॉर्मली फेस्ड while treating infectious diseases. Limitations क्या हो सकते हैं? Once somebody has disease, their body functions are damaged and may never recover completely. जैसे lungs को damage कर लिया कोविड ने 20% 30%, तो chances बहुत कम है कि वो recover हो सके. Then treatment will take time, which means that someone suffering from disease is likely to be bedridden for some time even if proper treatment is given. तो bedridden मतलब आलसी हो जाते हैं या उनके बेड पे, ठीक है, उनको हमेशा रेस्टलेसनेस रहती है वगैरह वगैरह. द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द मीडियम फॉर द फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू अदर पीपल, thus multiplying the difficulties mentioned above. ठीक है, और हमेशा ये प्रिवेंशन में क्यों कभी कभी टाइम लग जाता है, क्योंकि वही इन्फेक्टेड पर्सन दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है. नाउ वेज टू प्रिवेंट डिजीजेस, कैसे हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? द फर्स्ट इज जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो जनरल वेज क्या होते हैं? फर्स्ट, these ways are mostly related to prevent exposure to infectious microbes. Public hygiene is also necessary for prevention of infectious diseases. Airborne disease की बात कर ले, ठीक है, तो by providing living conditions that are not overcrowded या मास्क पहन के चलो, that's it. Waterborne disease by providing drinking safe water. This is done by treating water to kill an antimicrobial contamination. And then vector-borne diseases by providing clean environment which would prevent the breeding of mosquitoes. Strong immune system. Second,
अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है तो आप लोग आपकी बॉडी को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो. So the immune system of our body normally fight against the microbes that enters in our body and kills them. If immune system is successful, we did not actually come down with any disease. The cell of the immune system kills off the microbes before it can take a major proportion. As we know, if number of injecting microbes is less, the manifestation of disease will be minor. In other words, becoming exposed to or infected with an infectious microbe does not necessarily mean developing a noticeable disease. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग किस तरह से एक तो जनरल वेज जैसे बताया एयरबोन, वाटरबोन और वेक्टरबोन से कैसे हम लोग बच सकते हैं. एयरबोन में हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग कंडीशंस ओवर क्राउडेड नहीं होने चाहिए. वाटरबोन के लिए ड्रिंकिंग वाटर अच्छे से सेफ मिलना चाहिए. वेक्टरबोन के लिए एनवायरमेंट क्लीन होना चाहिए. फिर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होनी चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस डाइट अगर आपके पास है तो आप लोग कोई भी बीमारी से लड़ सकते हो. इम्यून सिस्टम विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली इफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नरिशमेंट इज नॉट अवेलेबल. Example, kwashiorkor develops due to malnutrition, low protein diet. Therefore, availability of proper and sufficient food for everyone is the second basic principle of prevention. Specific ways of preventing infectious disease, so it includes adapting the practices of immunization. Now, what do you mean by word immunization? ठीक है, तो when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. So the next time when the particular microbe or its close relatives enter the body, the immune system responds with greater vigor and eliminates the infection more quickly. अब देखना, एक बार आप लोगों को सर्दी खांसी हो गई ना, दूसरी बार तुरंत तुरंत नहीं होगी. क्यों? क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम को पता है कि ऐसा एक बार आ चुका है या ऐसे रिलेटिव्स, उनके जैसे रिलेटिव्स जो है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी आ चुके हैं. तो इम्यूनाइजेशन इज सिम्युलेटिंग the body to produce antibodies by artificial means. This is done by taking vaccines against certain diseases. Then smallpox and immunization. Smallpox क्या है? ठीक है, तो smallpox आप लोगों को पता है वो महाराज जैसा हो जाता है. तो although there is no smallpox in the world today, but 100 of years ago, epidemics of this disease were common. There was, however, one group of people who provided nursing care for diseases victims and did not fear of catching the disease. This was group who had smallpox earlier and survived it. Thus, having the disease once means prevention from subsequent attacks. This is due to the memory ability of immune system. The above is the basis of the principle of immunization. Okay? Then next, last and the most important thing is वैक्सीनेशन. ठीक है, ये वैक्सीनेशन, जैसे मैंने इम्यूनाइजेशन समझा दिया, ठीक है, अब वैक्सीनेशन देखो. वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वैक्सीनेशन में आप लोग जनरली करते क्या हो? दिस टर्म इज डिफाइंड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वैक्सीनिया, मीनिंग, ठीक है, वैक्सीनिया मीनिंग क्या है उसका? Cowpox, where the word "vacca" means cow. It is the process of inoculation of vaccine in the body of a healthy person in order to develop immunity against a particular disease. तो हम लोग बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं. क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे से डेवलप हो. अगर इम्यून सिस्टम अच्छी है तो बीमारी के चांसेस कम होते हैं. This eliminates the infection because when the immune system first sees an infectious microbes, it responds against it and then remembers it specifically. So the body develops a memory of particular information, infection, by putting something into a body that mimics the microbes we want to vaccine against. और फिर जो भी microbes होता है उनकी हम लोग खिल्ली उड़ाते हैं, मतलब proper vaccine लेने से. तो vaccine is a preparation of weakened or killed infectious agents on their products that simulate the immune system to produce antibodies against particular disease.
The first vaccine was discovered by Edward Jenner. ये याद रखना हाँ. The first vaccine was discovered by Edward Jenner against smallpox diseases. Then many vaccines are available for preventing infectious disease and provide disease specific means of protection या prevention. जैसे कि डिप्थेरिया एंड टिटेनस जैसे अगर बीमारी होती है तो देर इज अ वैक्सीन नेम एज डीपीटी और HIV वैक्सीन. देन इफ देर इज अ बीमारी लाइक या डिजीज लाइक पोलियोमेलिटिस देन देर इज ओरल पोलियो वैक्सीन. आप सबको पता है उसके लिए इंजेक्शन नहीं लेकिन वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं. देन हेपेटाइटिस बी दैट इज हेपेटाइटिस की वैक्सीन एंड ट्यूबरक्लोसिस नाउ जिसको हम लोग BCG बोलते हैं. सबसे पहले बच्चों को यही दी जाती है BCG वैक्सीन बैक्यूलस कैलेमेट ड्यूरिन. These vaccines are available under child immunization program for preventing infectious diseases. Vaccine has to be provided at proper age. Vaccine helps against hepatitis A, which is available in market. It is useless if given after 5 years of age because by that time one has contracted an infection virus through water and has become immune to the same. So 5 साल के पहले ये सारी वैक्सीन हर एक को मिल जानी चाहिए. So that's it. That's the end of our chapter number 13. I hope you have gone through this entire video. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Please do like, share, comment and do not forget to subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye students.